फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 11th भूगोल एनसीईआरटी, जो होगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास या पृथ्वी का उद्भव एवं विकास। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं भी प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय जो मत था, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का। उन्होंने 1796 में एक परिकल्पना दी थी कि जिसे कहा गया निहारिका परिकल्पना। ठीक है, उसके नाम से एक परिकल्पना दी गई पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। इस परिकल्पना के अनुसार समझ लेते हैं कि क्या कहा गया कि ग्रहों का जो निर्माण है वो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। ठीक है, उसके बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में अनेक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकला और अलग हो गया, और यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला और यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यह धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो कुछ ऐसे ही अलग अलग मत दिए जा रहे थे लोगों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा नई नई खोज की जा रही थी। किसी का कोई मत था, किसी का कोई मत था। आखिरकार इन सभी मतों के बाद एक मत आया जिस पर सभी सहमत हुए, जो था जिसे आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा मानने वाला, जो वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा मत जिस पे दिया है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, वह था बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। बिग बैंग सिद्धांत, इसे क्या कहा जाता है? यह जो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी यही सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। इससे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के विस्तार की निम्न अवस्थाओं में, किन अवस्थाओं में हुआ वो निम्न प्रकार से है। हम देख लेते हैं किन किन अवस्थाओं में ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो चलिए पहला देखिए, आरंभ में सभी पदार्थ जिनका ब्रह्मांड बना अति छोटे गोले के रूप में एक ही स्थान पर स्थित है, और इन जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था उनका। ठीक है, उसके बाद बिग बैंग की प्रक्रिया में क्या हुआ? अति छोटे गोलक, ये सती नहीं है, अति छोटे गोलक में, ठीक है एक बार मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं भीषण विस्फोट हुआ, और इस प्रकार के विस्फोट से क्या हुआ कि बहुत सारी प्रक्रिया में वृत्त विस्तार हुआ। ठीक है, ये इस तरह का विस्तार हुआ। उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा है, वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब पहले घटित हुई थी, और ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार का कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो रही है, कुछ ऊर्जा है वो परिवर्तित हो रही है, और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही क्या हुआ था कि एक वृत्त विस्तार हुआ, और इसके बाद विस्तार की गति धीमी धीमी पड़ गई, और उसके बाद बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के अंतर ही पहले परमाणु का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना हो गया? 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया, और परमाणु जो पदार्थ था उसका निर्माण हुआ। उसके बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना था। ठीक है, यह हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, हम और भी बात करें ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना है, और एक हॉयल
थे, एक वैज्ञानिक थे होयल ने इसका जो विकल्प है वो स्थिर अवस्था संकल्पना में प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार क्या कहा गया कि ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिकों ने अपने पक्ष रखे हैं। ठीक है, बहुत से मान्य है कि कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह विस्तार धीरे बहुत धीमी गति से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं तारों के निर्माण के बारे में। हमेशा आप चमचमाते हुए आसमान में देखते सितारे देखे होंगे, तारे देखे होंगे, और आपने कभी ना कभी उनको गिनने की कोशिश भी की होगी, है ना। तो हम तारों की बात करें तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता भी आई। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पदार्थ का एकत्रण हुआ, और यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। यहाँ आपको ये लाइट्स सी दिख रही हैं, ये सब क्या है, ये सब आकाश गंगाएं हैं, इस प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, ये लाखों अरब तारों का एक समूह है जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं आकाश गंगाओं तारों के बारे में। तो एक आकाश गंगा का निर्माण की जो शुरुआत होती है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। और इसकी बढ़ती हुई जो निहारिका है उसमें गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने और जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। और ऐसा ऐसा विश्वास है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, कितने पहले हुआ था, कई 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। और कैसे ये निर्मित होते हैं, जो तारों का निर्माण होता है वो गैसों के संघनित होने से गैसीय पिंड बने और जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए ये था हमारे तारों का निर्माण। आगे देख लेते हैं, ग्रहों के निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। जो तारे हैं, तारे निहारिका के अंदर गैस से गुंथित झुंड है। ठीक है, हमने इस पे पहले बात कर ली। इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। ठीक है, एक केंद्र का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस के धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी। ठीक है, एक रोटेटिंग कह सकते हैं, एक तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ। एक ये क्रोड बना, इसके चारों ओर इस प्रकार से गैस की क्या हुई, एक तस्तरी, एक रोटेटिंग डिस्क बनी, कैसेट बनी। ठीक है, कैसेट के जैसे कैसेट होती है ना, सीडी प्लेयर आते थे ऐसे गोल गोल, वैसे से कुछ आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा। और इसकी अगली अवस्था के बारे में बात करें तो इसकी अगली अवस्था में गैसीय जो बादल थे, ठीक है, गैसीय बादलों का क्या हुआ, उनका संघनन आरंभ हुआ। और क्रोड को, जो एक क्रोड था उसको ढकने वाला जो पदार्थ था, ठीक है, उसको ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित हो गया। और ये छोटे गोले क्या हुए, संसंजन। संसंजन एक प्रक्रिया है जिसमें अणुओं में पारस्परिक आकर्षण होता है। एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ पे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये आपस में जुड़ जाते हैं और ये इस प्रकार से टच आकर्षित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जब ये अणु एक साथ जुड़ेंगे, बिखरी हुई कोई चीज़ है और उसको आप इकट्ठा करेंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि छोटे छोटे गोले वो एक दूसरे से आकर्षित हुए और इस प्रकार ग्रहणों में विकसित हो गए। ग्रहणों में विकसित होने के बाद एक संगठन की प्रक्रिया हुई जिसके द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हुआ, छोटे छोटे पिंड एक दूसरे से आकर्षित हुए, गुरुत्वाकर्षण के बाद ये एक दूसरे से जुड़ गए और छोटे पिंडों का अधिक संख्या में क्या हुआ, ग्रहणु हुआ। ठीक है, छोटे 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 होके इस तरीके से इकट्ठे होके पूरा क्या हो गए, एक ग्रह बन गए। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, अंतिम अवस्था में हम बात करें। ठीक है, अंतिम अवस्था की बात करें
तो लास्ट में क्या हुआ कि इनके छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो इकट्ठे इकट्ठे हुए और कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बन गए। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद अब हम बात करें सौर मंडल के बारे में। हमने तारों का निर्माण भी देख लिया, ग्रहों का निर्माण भी देख लिया, अब देखेंगे सौर मंडल का निर्माण। ठीक है, तो ये कुछ सौर मंडल है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह हमने बना लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल किससे बना है? 8 ग्रहों से बना है और निहारिका को सौर मंडल का जनक हम मानते हैं। ठीक है, तुम्हारा हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, आगे हम बात करें हमारे सौरमंडल का सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह हैं। ठीक है, कितने? 63 उपग्रह हैं। ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु व बृहत मात्रा में धूल के कण हैं। इन 8 ग्रहों में आप देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, उसके बाद आपका बृहस्पति। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको देखने को मिल रहे होंगे ग्रहों का की जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। कौन से? बुध, शुक्र और पृथ्वी। ठीक है, वह मंगल, ये यहाँ पे एक पट्टी है जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जो बृहस्पति और मंगल के बीच आती है। छोटे छोटे पिंड है यहाँ पे, बहुत सारे लाखों है यहाँ पे। तो उनसे पहले उनके अंतर्गत आती है, पट्टी के बीच स्थित है। तथा अन्य जो 4 बाहरी हैं, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है। और ये 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। पहले ये 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते थे। अब पार्थिव ग्रह का मतलब भी मैं समझाऊंगी, पहले आगे समझ लेते हैं। इसका अर्थ है कि पृथ्वी जो ग्रह हैं, ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलोर धातु से बने हैं। ठीक है, बाद में क्या अभी समझ लीजिए। तो पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? ये शैलोर धातु से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 जो ग्रह हैं जो बाहरी हैं, वो जो बने हैं वो गैस से बने विशाल ग्रह हैं, जिनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा। जोवियन ग्रह में कौन कौन से आते हैं और पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं। ये जनरल चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे इसको रिपीट नहीं करते हैं, इसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो कभी ना कभी स्टेटमेंट आ सकता है और आप इसमें भटक सकते हैं। पार्थिव और जोवियन में क्या अंतर है? ठीक है, तो जोवियन गैस से बने और ये धातु और ठोस पदार्थों से बने ग्रह हैं। आगे हम बात करें, ठीक है, पार्थिव और जोवियन ग्रहों के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, भीतरी ग्रह पार्थिव हैं जबकि दूसरे ज्यादातर गैसीय हैं, ये हमने बात कर ली। पार्थिव ग्रह जो जनक हैं वो तारे के बहुत समीप बने हैं। जनक कौन है? सूर्य तारा। ठीक है, यहाँ पे जनक तारे की बात हो रही है सूर्य से। ठीक है, किससे हो रही है? सूरज से। ओके, चलिए, तो समीप बने अत्यधिक तापमान के कारण जैसे ही संघनित नहीं हो पाई, इनकी जो गैसें हैं वो संघनित नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो कैसे ये पार्थिव बने उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जो पार्थिव ग्रह हैं वो अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पे जो गैसें थी वो संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी। वहीं जोवियन ग्रहों की रचना में अपेक्षाकृत अधिक दूरी हुई और वहाँ पे गैसें उत्पन्न हो गई, वहां पे गैसें बनी रही। सौर वायु अर्थात सूरज की जो वायु है सूर्य के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली थी और ये जो पार्थिव ग्रह हैं, पृथ्वी है, बुध, शुक्र, मंगल है, ज्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई। ठीक है, जो सूर्य की हवा थी, सूर्य सौर वायु थी, वो ज्यादातर धूल कण उड़ा ले गई। और सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण, क्योंकि क्या था, ये जो ग्रह हैं ये दूर है, सूर्य से काफी दूरी पर हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसकी जो सौर पवन थी वो इतनी शक्तिशाली नहीं हो पाई दूरी के कारण, तो यहाँ पे गैस नहीं हटा पाई। उसके बाद पार्थिव ग्रहों की बात करें तो छोटे होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही और जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने जो निकली हुई गैस थी वो इन पर रुक नहीं पाई। ठीक है, तो ये कारण थे पार्थिव और जोवियन ग्रह बनने के। आगे बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इस पे हमें
ओरल बात कर लेते हैं, तो पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति में भी अलग अलग मत दिखाई पड़ते हैं। बहुत से कहते हैं कि पृथ्वी का ही टूटा एक भाग है, क्योंकि जो प्रशांत महासागर में ट्रेंच है सबसे गहरा, तो कहते हैं कि वहाँ से ही टूटा है, उसका हिस्सा है। जब विस्फोट हुआ था तो ये वहीं से टूटा था। तो इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे मत इसके बारे में भी हैं, लेकिन ठोस मत नहीं है और ना ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं वर्तमान वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं कि ये पृथ्वी का टूटा भाग है। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, ऐसा कुछ भी किसी ने विश्वास नहीं किया है, ठीक है। बल्कि कुछ ऐसा है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये पृथ्वी का क्या हो सकता है। एक थ्योरी है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे तब बिग स्प्लैट कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने में कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ एक पदार्थ ये फिर पृथ्वी की कक्षा में घूमने लगा, जो आज चंद्रमा बना। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ मत है। वहीं बात करें हम और बात कर लेते हैं आगे, हम देखेंगे। हमने चंद्रमा पे बात कर ली। ऐसे चंद्रमा ज़रूरी नहीं एक पृथ्वी का ही चंद्रमा है, अलग अलग ग्रह के अलग अलग उपग्रह हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम हाल ही में बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का विकास या कैसे उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी के उद्भव के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, चलिए, क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी और हम गर्म और वीरान ग्रह थी। आप सभी को पता होगा। इस प्रकार से, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से आग का गोला थी, कहा जाता है ना, पृथ्वी का आग का गोला थी। ठीक है, उसके बाद इस पे क्या हुआ कि यह पृथ्वी जो थी वो हीलियम से बनी थी और यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं व क्रियाएं अवश्य हुई होंगी यहाँ पे, जिसके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी आज ऐसा सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई है, कि इसको नीला ग्रह कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सा पानी है, जीवन अनुकूल वातावरण है। ठीक है, और क्या हुआ पृथ्वी की संरचना के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी की संरचना परतदार है। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस वाली पिक्चर में कि पृथ्वी की संरचना क्रस्ट, ऊपरी जो लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है, उससे नीचे मेंटल, उससे नीचे इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर और फिर इनर कोर, ये इसकी कुछ संरचना है। ठीक है, ये परतदार है। इसके परतदार होने के पीछे भी कुछ कारण है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी तक क्रोड तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसपे हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है, स्थल मंडल का विकास पे हम बात करें। स्थल मंडल का विकास ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों का मिश्रण से बने। उसके बाद क्या हुआ कि और भी क्या हुआ, एक सेकंड में रुकिए, ये पुलगांव नहीं है, ये उलगांव है। ठीक है, चलिए, उल्काओं के अध्ययन से हमें ये बात पता चलती है कि बहुत सी ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने, जो मैं पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। और पृथ्वी की जो रचना है इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। ठीक है, लेकिन वहीं हम बात करें वायुमंडल व जलमंडल की, स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल में क्या हुआ, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रही और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ पृथ्वी घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इस अलगाव के भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चला गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग पर आ गए। तो ये बहुत डिटेल की चीज़ है जिसको हम जान सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं वायुमंडल और जलमंडल के विकास के बारे में कि इनका विकास कैसे हुआ। तो पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की संरचना व संगठन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वर्तमान वायुमंडल की विकास की 3 अवस्थाओं के बारे में हम पहले देख लेते हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है।
दूसरी में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। ठीक है, किसने किया? इसके भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने, क्योंकि जलवाष्प ऊपर गई तो वायुमंडल में कुछ गैसेस बनी तो उसका विकास किया। अंत में वायुमंडल की संरचना में जैव मंडल ने प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने इसको संशोधित किया और प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की गैसें अधिकता है सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। ठीक है, अर्थात सभी जो पार्थिव ग्रह हैं वो सौर पवन के प्रभाव के कारण क्या हुआ, आदिकालिक वायुमंडल से या तो दूर धकेल दिए गए या समाप्त हो गए। और ये वायुमंडल के विकास की क्या थी, पहली अवस्था थी। ठीक है, चलिए इस पे हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं जीवन की उत्पत्ति के बारे में। आप ये फोटो में देख रहे होंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। इस पे एक डिटेल इस पे एक ओरल बात कर लेते हैं, थ्योरिकल बात कर लेते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है और निसंदेह पृथ्वी का जो आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। क्योंकि आपने देखा कि कितना आग का गोला थी, तो क्या ये आपको लगता है कि जीवन के लिए अनुकूल थी पृथ्वी? नहीं, उसके बाद भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई वो भी हम देख लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया बताया जाता है जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु बने, उनका समूहन हुआ। यह समूहन कुछ ऐसा था कि अपने आप को दोहराता था। ठीक है, और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में भी देखे जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है, जो पहली 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भीय शैलों में पाई गई एक संरचना है जो आज के शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। और ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारणतः संरचना वाली शैवाल ही रही होगी। और ये माना जाता है कि जीवन का जो विकास है वो 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ये क्या था, एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार यह हुआ और भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से यह प्राप्त किया जा सकता है। तो एक कोशिकीय पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हम आज मानव आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ये था कुछ, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं फिश कैसे बनी, यहाँ से ये कुछ चरण चले हैं, उसके बाद किसका जन्म हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता भी होगा डायनासोर कौन से काल में आया था, बहुत पहले आया था, है ना, कौन से काल में आया था ये भी आपको पता होगा ज़रूर। ठीक है, थोड़ा रिकॉल करें, आपको याद आ जाएगा। नहीं आ रहा, चलिए जुरासिक काल में हुआ था, किसका, डायनासोर का। तो इस प्रकार से आज तो डायनासोर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों का विकास होता चला आया है हमारी पृथ्वी पर और फिर बाद में अंत में किसका विकास हुआ, जीवन में मानव का। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही हमारी आज की क्लास थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में। अपनी नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट IAS, जो जहाँ पे आपको डेली क्विज देखने को मिलेगी और इस क्लास की PDF भी यदि आपको चाहिए तो आपको वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।